अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने एक्सप्लेन किया था, और जो आज की मेरी वीडियो है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो पार्ट ए है उसका क्वेश्चन रीड आउट करने लगी हूँ। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है शो दैट द फोर्स हम लोगों को दी हुई है जिसकी वैल्यू क्या है 2xy प्लस जेड का क्यूब, और ये ब्रैकेट में बंद है और इसके साथ आई कैप है प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप। वो कहते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़, अगर कोई चीज़ कह दे, मतलब ये है कि अगर वैल्यूज़ भी चेंज हो तो हम लोगों को इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब है कि इसका जो कर्ल है वो ज़ीरो होगा। मतलब क्या है, कर्ल कैसे लिया जाता है, डेल्टा क्रॉस एफ। तो वो कह रहा है अगर इसका कर्ल ज़ीरो है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। दोबारा से सुन ले, मैंने इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करके मतलब लिखा हुआ है कि जिसका कर्ल ज़ीरो हो। तो दोबारा से सुन लें, वो कहता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अगर वैल्यू कोई और भी दी हो तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल उस चीज़ का कर लेना है। उस मतलब हम लोग अगर यहाँ पे फोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है तो वैल्यू फोर्स में ही दी होगी, ठीक है। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो एफ से ही डिनोट की गई होगी। तो क्या करना है हम लोगों ने सबसे पहले इसका कर्ल लेना है, ठीक है। तो कर्ल लेने के लिए क्या करेंगे, जो डेल्टा की वैल्यू है पहले आई जे के ऐसे लिख लेंगे, फिर डेल्टा की वैल्यू क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, ठीक है। इसके बाद फोर्स की वैल्यू लिखेंगे और इसको इसके साथ मतलब जो आई कैप के नीचे आई कैप वाली वैल्यू लिख दोगे, जे कैप की जगह जे कैप की और के कैप की जगह के कैप की। फिर हम लोगों ने ये चीज़ जो है, जब हम लोगों को तीन चीज़ों का डिटर्मिनेंट लेने लगते हैं तो इसका क्या रूल होता है कि जो वैल्यू होती है ना वो प्लस, पहली वाली प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। जो आई कैप है इसके साथ प्लस होता है, सेकंड वाली के साथ माइनस होता है, थर्ड वाली के साथ फिर प्लस होता है अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो किसी भी तीन वैल्यूज़ का। तो क्या करेंगे, जब हम लोग आई को लेते हैं कॉमन, मतलब आई कैप को, तो क्या करते हैं इसकी इस वाले हिस्से को इतना फर्स्ट इस मतलब जो जहाँ से इस आई को, अगर ये जो आई वाला डायगोनल है ना इसको हम लोग छोड़ देते हैं। दोबारा सुन लें, ये देखें मैंने जिसके ऊपर मार्कर रख दिया ये हिस्सा छोड़ दिया इधर से, और इधर से ये हिस्सा छोड़ देना है। तो पीछे क्या बचा, पार्शियल और पार्शियल वाई, ये वाला पूरा जो है ना टर्मिनल में लिख लिया जाता है। नेक्स्ट क्या करना है, माइनस जे कैप है। अब जे कैप वाली जो वैल्यू है उसके नीचे इस तरह मार्कर मैंने रख के बताया, और इस तरह से यहाँ पे तो पार्शियल पार्शियल एक्स डिवाइड, और नीचे आ जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब, और इधर आ जाएगा पार्शियल पार्शियल जेड, और नीचे क्या आ जाएगा 3x z का स्क्वायर, ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म, लास्ट टर्म भी ऐसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे के को छोड़ देना है, के वाली टर्म नीचे और ऊपर दोनों से छोड़ देनी है, और पीछे जो बचा उसको हम लोग इस तरह से डिटर्मिनेंट में ले लेंगे। ये तरीका क्यों हम लोगों ने, मतलब इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है 2x2 का ही बन जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम उसका जिस तरह से हम लोग मतलब वैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं दो वैल्यूज़ का, कोई से भी चार बने तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व किया होगा इसको। हाँ, जब इसका इसके साथ लोगे, पार्शियल का मतलब है इसका डेरिवेटिव लोगे इसके साथ, तो यहाँ पे वाई वाली कोई टर्म नहीं तो ये ज़ीरो, यहाँ पे जेड वाली कोई टर्म नहीं ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो आई कैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे नेक्स्ट वैल्यू का तो वो कैसे आएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें x को लोगे, ठीक है, तो x वाली टर्म में 3z² आ जाएगा, और इधर z को लोगे तो यहाँ पे इस वाली टर्म में कोई भी नहीं आएगा तो यहाँ पे भी 3z² आ जाएगा। तो 3z² माइनस 3z² ये भी ज़ीरो, ज़ीरो क्या आ जाएगा, ज़ीरो जे का। और जो लास्ट टर्म है उसमें भी क्या होगा, 2x आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, ज़ीरो आई कैप माइनस ज़ीरो जे कैप, तीनों टर्म ज़ीरो हैं तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। थस एफ इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या मतलब आया, मतलब हम लोगों ने शुरू में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर किसी चीज़ का कर्ल ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो हमारा कर्ल ज़ीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। मैंने लास्ट पे ये टर्म लिख दी, मतलब ये वाली एक लाइन लिख दी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू चेंज भी हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू चेंज भी हो जाती है, जस्ट इमेजिन कि आपने कोई क्वेश्चन किया है और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप सिंपल कर्ल फाइंड आउट करो और उसका कर्ल ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में वो क्या कहता है कि फोर्स हमें दी हुई है, हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा फाई।
फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा ये मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया, ये इधर आना था, ये इधर आना था, लेकिन ऐसे भी ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा फाई की वैल्यू ये है, फोर्स की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स की जगह मतलब इस आई कैप को इस आई कैप के वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, पहले ये लिख लिया। नेक्स्ट क्या आएगा, पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई ये इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर के। तीसरी टर्म क्या है, पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड विच इज इक्वल टू 3x जेड स्क्वायर, ठीक है। तीनों वैल्यूज को हम लोगों ने कंपेयर किया, आई को, जे को और के को, तो हमारे पास इस तरीके से कुछ टर्म्स आ गई हैं। ये टर्म्स तो आ गई। नेक्स्ट वो कहता है इन तीनों को ना बारी बारी इंटीग्रेट करो, ठीक है। इंटीग्रेट पहले वाले को किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हो, ये चीज़ जो है ना समझने वाली है, इसको गौर से सुन लें कि जब इसको x के रिस्पेक्ट से कर रहे हो तो जो इसका कांस्टेंट आएगा ना, प्लस f लगा लो, g लगा लो, ये आपकी मर्जी है, ये आप लोग कोई बाउंड नहीं करता कि यहाँ पे f होना चाहिए, यहाँ पे g होना चाहिए, यहाँ पे h होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई सा भी लगा सकते हो। हमने f ऊपर पे लगाया, जब ऊपर में x लगाओगे तो मतलब जब हम x के रिस्पेक्ट से ले रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, तो हम लोगों के पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो yz आ जाएगा, ठीक है, yz की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और z आ जाएगा। और जो थर्ड टर्म है उसमें क्या करेंगे, इसमें हम z के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो यहाँ पे xy आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों वैल्यूज लिख देनी है। फिर वो क्या कहता है कि अगर हम लोग एफ वाई जेड में, क्यों कि यहाँ पे हम ज़ीरो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ये वाली मौजूद है, इसमें एक ये वाली मौजूद है और इसमें ये वाली एक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू ये वाली एग्जिस्ट कर रही है इस वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी नहीं है, यहाँ पे पहली नहीं है और दूसरी है। तो क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास पहली वैल्यू है ना, इसको हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है इसको ज़ीरो रखेंगे, इसको हम कौन सा लिख देंगे, एक्स जेड क्यूब रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई वाली है, तो दूसरी हम कौन सी रख देंगे, ये वाली। और थर्ड में क्या करेंगे, इसकी जगह हम एक्स स्क्वायर वाई रख देंगे। मतलब करने का यह है कि हम लोगों ने जो कांस्टेंट बनाना है ना, वो एक ही कांस्टेंट बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको उसकी वैल्यूज़ बना के कांस्टेंट क्या बनाया, कांस्टेंट लास्ट पे हम एक ही बनाएंगे। तो मुझे लग रहा है मेरे कुछ पेजेस आ गए, हाँ ये है जी आंसर। कहता है सो दैट जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हम लोगों ने क्या किया, पहली वैल्यू जो थी, दूसरी वैल्यू जो थी और प्लस कांस्टेंट, मतलब कि तीनों कांस्टेंट को प्लस करो तो क्या आता है, एक कांस्टेंट बना दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, सी वाला जो है, इसमें मैंने इसको ब्रीफली सॉल्व नहीं किया, मैं करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये था कि मैंने कहा कि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वर्क डन जिसमें फाइंड आउट किया था, तो मैंने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। इसमें आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स हैं, फोर्स डॉट डी आर करो, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करने की कोशिश करो तो इंटीग्रेशन ऐसे आएगी इसकी, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये तो हमें पता ही, ये रूल है कि डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे आ जाएगा, P1 से P2 पे जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम लोगों ने इसके पॉइंट्स पुट करने हैं इस वैल्यू पे। जब हम इसके पॉइंट्स पुट करेंगे, अच्छा ये आप लोगों ने करना है सॉल्व, आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो क्या आया है, 202, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, सिंपल इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वो ये आपसे क्वेश्चन जो है ना हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका 13 क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं इसकी क्वेश्चन को रीड आउट कर लेती हूँ। कहता है प्रूव दैट इफ़, कहता है कोई से भाई फोर्स डॉट डी आर है, ये कोई सा भी पॉइंट दिया, वर्क डन है, ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रहा है, is independent of the path joining any two points P1 and P2 in a given region, then कहता है तो हमारे पास जो closed figure है ना, जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। for all the closed paths in the region and conversely, क्या कह रहा है कि इसको भी प्रूव करो और फिर इसका कन्वर्सली भी निकालो, इसको लेट करो और इसको प्रूव करो, फिर इसको लेट करो और इसको प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखने के लिए उसने कहा है कोई सा भी गिवन रीजन है, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज्ड पाथ बनाएंगे, ठीक है। दोबारा से सुन लें, हम लोगों ने एक क्लोज्ड पाथ बनाना है, तो जो हम लोगों ने डायग्राम में ऐसे बना दिया हुआ है। अब इस डायग्राम के मुताबिक देखो पॉइंट्स कौन से लिए, पहला पॉइंट P1 था, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक ए पॉइंट लेट कर लिया, फिर नेक्स्ट P2 था, फिर आगे से यहाँ पे बी था, और ये नेक्स्ट क्या है, P1 पे जा रहा है। अब देखो कि मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, क्लोज्ड पाथ का मतलब ये होता है, क्लोज्ड वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू
एक जगह से स्टार्ट हुई है ना, जस्ट इमेजिन के यहाँ से अगर कोई चीज़, सर्कल भी क्या है, वो भी एक क्लोज्ड फिगर है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो और उसी पॉइंट पे आके दोबारा ख़त्म हो, इसको कहा जाता है क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड रीजन। दोबारा से सुन लें, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट की गई है, कोई भी डायग्राम बना रहे हो और दोबारा उसी पॉइंट पे आके वो मीट कर जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्लोज्ड फिगर है या रीजन है। तो जो सर्कल है वो भी एक क्लोज्ड फिगर है। कोई जैसे और कौन सी, मतलब जो भी क्लोज्ड में, मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर दोबारा उसी पॉइंट पे आके मीट कर जाए, दोबारा उसी पॉइंट पे आके मिल जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, अब हम लोग अगर ये जो डायग्राम बनाई है इसके मुताबिक देखें तो उसने कहा है इसमें क्लोज्ड कर्व क्या होगा, P1 से स्टार्ट हो रहा है, P1 A P2 ए बी P1, ठीक है, P1 से स्टार्ट हुआ और P1 पे ही स्टॉप हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, P1, और जहाँ एंडिंग पॉइंट क्या था, वो भी P1 था। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, उसने कहा अगर हम एक क्लोज्ड फिगर का फॉर्मूला, मतलब क्लोज्ड वर्क डन लो, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्लोज्ड वर्क डन, जहाँ पे क्लोज्ड कहाँ का मतलब जो हम लोगों ने क्लोज लेट किया है, पहले ये हम लोगों ने रखना है, ठीक है, ये तो सिंपल क्लोज्ड फिगर को शो करता है, लेकिन हमारे पास जो क्लोज्ड फिगर है उसकी जगह हम लोगों ने उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, मतलब P1 A P2 B P1। जब ये लिख लोगे तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको दो हिस्सों में, मतलब टू पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, P1 A P2, ये देखिए P1 A P2, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका ये है, और सेकंड पार्ट क्या है, प्लस का साइन लगाओ, P2 B P1, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ से फिर यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बात करता है, ये चीज़ समझने वाली है, वो कहता है कि अगर हम P1 A P2 पे जा रहे थे, ठीक है, तो जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग P1 को पहले लेके आ सकते हैं, P2 के बाद में लेके जा सकते हैं। मतलब ये है कि जो ये पाथ है क्लोज्ड फिगर का, वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं ये इंटीग्रल के, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होते हैं, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या तो यहाँ से यहाँ चल जाओ या यहाँ से यहाँ आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फिगर को भी यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे और दूसरे को भी यहाँ से ही लेके जाएंगे, मतलब P1 से P2 यहाँ जाएगा, यहाँ से भी P1 P2 जाएगा, और P1 इनिशियल पॉइंट है, P2 फाइनल पॉइंट है, इसमें भी P1 इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे भी P2 फाइनल पॉइंट है। तो पाथ पे क्या है, वो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। जब आप यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू चेंज करते हो ना, तो यहाँ पे यहाँ जो प्लस है ना, ये माइनस में चेंज हो जाता है। हम लोगों ने इसकी वैल्यू को चेंज किया, P1 B P2 बनाया, इसको P1 A P2 में बनाया, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं A और B, मतलब ये A की बात है, ठीक है, तो ये सेम वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। दोबारा से सुन लो कि जो वैल्यू है ना, मतलब ये भी जो पॉइंट है P1 से P2 पे जा रहा है, तो जो बीच में पाथ है उसको नहीं देखते, ठीक है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो पाथ इसको A और B एक ही हुआ ना, क्योंकि हम लोग पॉइंट्स कौन से हैं, हम जा तो P1 से P2 पे ही रहे हैं ना, बेशक इस हिस्से से चल जाओ, बेशक इससे, दोनों सेम ही है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, मतलब जहाँ से आप जा रहे हो P1 से P2 में, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर देंगे। और लास्ट में से ये टर्म लिख दिया, सिंस द इंटीग्रल फ्रॉम P1 टू P2 अलोंग अ पाथ A इज द सेम एज दैट अलोंग अ पाथ थ्रू B, ठीक है, सेम ही है, उसने कहा कि दोनों पाथ सेम है, तो उसने उसको कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट इसका कन्वर्सली है, कन्वर्सली जो है वो ज़्यादा आसान है मुझे लगता है। अगर आप चीज़ों को बैक लेके जाओ, तो मतलब जो वैल्यूज़ थी, पहले क्या था, क्लोज्ड फिगर है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ये तो हम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन था, ये बात लिखी। फिर वो कहता है, जैसे हम लोगों ने उसको, बातें सारी वही हैं कि एक, लेकिन जो हमारे पास जो क्लोज्ड फिगर था वो ये था, हम लोगों ने इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट किया, पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू, मतलब P1 P2, यहाँ पे मुझे लगता है P1 और यहाँ पे P2 आना, ठीक है, वैल्यूज चेंज की, ज़ीरो आ गया, सो दैट जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे ये ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल आ गई है ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि जब माइनस को वैल्यू, यहाँ से ये समझ लो, मुझे लगता है समझाने पड़ेगा, जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, F डॉट डी आर, ठीक है, यहाँ पे माइनस है F डॉट डी आर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये माइनस वाली वैल्यू है, जब दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, सिर्फ ये चीज़ हुई है यहाँ पे, और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14 पे होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।